निधि पूछती हैं कि परिवार होता है, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों की अलग अलग सोच होती है, हर एक की अलग अलग सोच है। तो परिवार में सबकी अलग सोच को ध्यान में रखते हुए प्यार कैसे बनाकर रखें? बहुत बढ़िया सवाल है कि परिवार होता है, परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, लोगों की अलग अलग सोच होती है, तो सबकी अलग अलग सोच को ध्यान में रखते हुए प्यार कैसे बना रहे? तो सवाल को अब हम टुकड़ों में समझेंगे। देखिए, यहाँ बात परिवार की जा रही है, तो सबसे पहले अब हमें परिवार को समझना होगा कि परिवार होता क्या है एक्चुअली ना, बिकॉज हमारी परिवार की अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं है। तो जब हम परिवार का, फैमिली का इवोल्यूशन प्रोसेस देखते हैं कि फैमिली आई कहाँ से, ये कैसे सभ्यता में ये परिवार विकसित हुआ, तो समझते हैं कि जब मनुष्य, जिसको हम कहते हैं आदि मनुष्य, आदि मानव था, तो तब क्या होता था कि उसको वास्ता सिर्फ अब किससे है? पानी से। पानी मिले पीने को, खाने को मिल जाए, तो वह ज़्यादातर ऐसी जगहों पर रहता था जहाँ पास में नदी बह रही हो, और पास में अच्छी वनस्पति हो, फल के पेड़ हों, खाने को मिल जाए, तो पानी से उसकी प्यास बुझ जाती थी और फल कंद मूल खा के उसकी भूख मिट जाती थी। अब क्या हुआ कि जब वो अकेला था तब कई बार क्या होता था कि जैसे उस पे आक्रमण हो रहे हैं तो वह उनका सामना नहीं कर पाता था अकेले, तो वो कुछ लोगों के साथ रहने लग गया। और इसी तरह से क्या होता था कि जैसे एक प्राकृतिक तरह से उसको शरीर का जो भी वेग आता था, तो उस हिसाब से वह उस वेग में ज़रूरत भी पूरी कर लेता था। तो ऐसे में क्या होता था कि ज्ञान तो था नहीं, अज्ञानता थी, तो ऐसा देखा जाता था कि औरतें अकेली नहीं रह पाती, नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये देखा जाता था कि औरतें, उनके पेट में कुछ आ जाता है और फिर एक बच्चा आ जाता है, तो तब ये तो पता नहीं था कि बच्चा कैसे आ जाता है, ये तो समझ में आता नहीं था कि हाँ, जो हम अपने प्राकृतिक वेग में संपर्क स्थापित करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं तो उससे बच्चा आ जाता है। तो ऐसे में औरतों को बहुत इज्जत से देखा जाता था, शक्तिशाली देखा जाता था, दैवीय दृष्टि से देखा जाता था। समझ में आता था कि मतलब सब मानते थे ऐसे कि ये बहुत शक्तिशाली हैं क्योंकि ये बच्चे प्रोड्यूस कर सकती हैं। बट धीरे 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 जैसे ज्ञान मनुष्य को मिलता गया तो उसको समझ में आया कि किस तरह से ये बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह से झुंड बनने लग गए, झुंड कबीले बनने लग गए। अब इन कबीलों का मकसद तो यही था कि ये एक साथ रहते थे, अपने आप को पशुओं के आक्रमण से बचाते थे और ऐसी जगह पर रहते थे जैसे जहां से आराम से पानी और खाने पीने का मिल जाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि घूमते घूमते कबीलों में रहते रहते वह थक गया, और अब जब वो घूम भी रहा था तो वो बहुत सारी चीजों को सीख रहा था। तो उसको समझ में आया कि किस तरह से जो है पेड़ पौधे पैदा होते हैं, किस तरह से अनाज पैदा होता है, किस तरह से फल आते हैं। तो क्या हुआ कि अब उसने फिर बसना शुरू किया, जंगल साफ करके खेती लायक जगह बनाई, वहां पर खेती करने लगा और अन्न उगा के खाने लगा, जो फल के पौधे लगाकर फल वहीं खाने लग गए, वरना तो ढूंढना पड़ता था ना फलों को। तो अब क्या हुआ कि जब वो इतनी मेहनत कर रहा है तो अब इंसानी मन है,
और इंसानी मन में तब जागा लालच। लालच की अब ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मशक्क़त कर रहा हूँ, जंगलों को साफ कर रहा हूँ, ज़मीन तैयार कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, तो ये मेरी रहनी चाहिए। लालच में हमेशा यही होता है ना कि मेरा रहना चाहिए। लालच जागा, अहंकार जागा, तो फिर वो सोचने लगा कि अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि शरीर है, शरीर तो सबका ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ समझ में आई कि अब ये जो खेत हैं, अगर ये मैं चाहता हूं कि मेरे ही रहें, यानी मेरे अहंकार का विस्तार हो, तो जो मेरे बीज से, मेरे इंसानी बीज से, मेरे स्पर्म से, है ना, पैदा हों, वो फिर मेरे हुए। तो पर अभी तक तो ऐसा होता नहीं था। अब जब उसको मेरा चाहिए था, सब कुछ मेरा चाहिए था, तो तब उसने देखा कि अब अगर ऐसा करना है तो इसके लिए मुझे कोई ऐसी स्त्री चाहिए होगी जो सिर्फ मेरी हो। तो फिर एक ये कंसेप्ट आया कि हस्बेंड्री का, देयर फ्रॉम द वर्ड हस्बैंड कम, बिकॉज हस्बेंड्री जैसे आपको पता है कि जैसे हमें एक ही प्रजाति के एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो इसी तरह से ह्यूमन हस्बेंड्री काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि शुरू हुई, उनके दिमाग में आई। तो ये परिवार का कॉन्सेप्ट आया यहां से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम लीगली भी स्टडी करते हैं, ये अहंकार के विस्तार का कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हैं? परिवार के कॉन्सेप्ट के पीछे जब हम गहराई से स्टडी करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन प्रोसेस को, कि कैसे फैमिली यूनिट आई, तो इसके पीछे लालच का भाव है, असुरक्षा का भाव है, ठीक है, कि अहंकार के विस्तार का भाव है। इसमें जो रिश्ते बनाए जा रहे हैं, वो रिश्ते इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी वजूद में आई, प्रॉपर्टी भी कि जो मैंने किया, जो मेरा है, वह रहे, ठीक। तो वो लालच का भाव, वो अहंकार का भाव आज भी ह्यूमन बीइंग्स में ट्रेवल कर रहा है, उनकी कॉन्शियसनेस में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम गहराई से स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि परिवार के जो पीछे की सोच है, वह है सुरक्षा का भाव, वह है लालच का भाव, वह है अहंकार भाव। इवन जब हम कानून भी स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फैमिली, तो कानून भी इसीलिए है ना, कि उस प्रॉपर्टी को संरक्षण दिया जा सके, है ना, वो जो झुंड है, प्रोजनी है, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा सके। क्योंकि जो समाज है, समाज तो देखो लोगों से चलता है, समाज को लोग चाहिए। जो भी हम पर आज दिन तक पावरफुल लोग राज करते आए, चाहे आज वो राजनेता हों, राजा हों, कबीले के सरदार हों, तो उनको भी लोग चाहिए, है ना। तो लोगों को बढ़ाने के लिए जो भी उस समय के अनुसार वह कर सकते थे, तो उन्होंने किया, ठीक। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूं, क्योंकि हमारा पता क्या है, हमें रिश्तों की समझ नहीं है, हमें रिश्तों की सही समझ जो है वो नहीं दी गई। रिश्ते का मतलब क्या होता है, ये हमें नहीं बताया गया। तो इसीलिए हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण रिश्ते बन जाते हैं। अब मैंने आपको परिवार का जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो समझाया, और ये है
यह हिस्ट्री में दर्ज है। बाकी हम भावुक होकर, है ना, उसके साथ जो मर्जी जोड़ दें, सत्य सत्य होता है और वह हर युग में एक जैसा होता है। ठीक है ना। अब इसलिए ये जो सेशन है, ये जो सत्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये उनके लिए, जिनको भावुकता को बीच में लाना है, भावुक होना है ना, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए जो सत्य को समझना चाहते हैं, स्ट्रेस से मुक्त होना चाहते हैं, है ना। तो जैसा कि अब हमने बात की कि हमारे स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण रिश्ते होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रिश्तों को लेकर हमें सही समझ नहीं दी गई। हमें तो इवन ये भी नहीं आज तक पता होगा कईयों को कि परिवार का ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस है कैसे हुआ, परिवार वजूद में क्यों आया, परिवार को वजूद में लाने की क्या जरूरत थी। ठीक है। तो अब समझें कि रिश्ता क्या होता है। रिश्ता एक्चुअली इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का आदान प्रदान। जैसे मेरा आप सबसे रिश्ता है, अभी मैं आपके सामने फिजिकल नहीं हूं, ये जस्ट एक इमेज है जो आप देख पा रहे हैं, आवाज है जो आप सुन पा रहे हैं। तो ये जो इमेज है इट्स एनर्जी, है ना। वो जो दैट इज वो इमेज आप तक पहुंच पा रही है थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और जो आवाज आप सुन पा रहे हैं दैट इज ऑल्सो एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना। उसी का ट्रांसमिशन हो रहा है। अब मैं तो आपको देख नहीं पा रही हूं, पर आप लोग हो ये मुझे पता है। यहां आ रहा है कि भाई इतने लोग हैं, फलाने फलाने बंदे ने ज्वाइन किया, इतने बंदे सुन रहे हैं, ये सुन रहा है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। आपने सवाल भेजे, यानी आपने जिज्ञासा की, सत्य को जानने की जिज्ञासा की। आपने वो क्यूरियोसिटी की एनर्जी, जिज्ञासा की ऊर्जा तैयार की, दी। तो अब प्रदान क्या किया जा रहा है? उस पर कुदरत के कानून का जो ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, तो उसका आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, हमारा रिश्ता है, पर बात समझिए, रिश्ता किस चीज का होता है? रिश्ता ऊर्जा के आदान प्रदान का होता है। इसी तरह से आपका किसी के भी साथ रिश्ता है। आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए। अब ध्यान से देखिए, ऊर्जा का आदान प्रदान है। अब ऊर्जा हम देते हैं किसके माध्यम से? बोलते हैं हम वाणी के माध्यम से, या हम कोई कर्म करते हैं, ठीक है ना। और हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या शरीर के माध्यम से कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे भी ऊर्जा होती है, विचार की शक्ति होती है, भाव की शक्ति होती है। तो आपको बात समझ में आ रही है? हम बेसिकली जो दिखता है, ये शरीर दिखता है, पर हम देखा जाए तो हम क्या ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा की क्वालिटी होती है, निम्न स्तर की ऊर्जा होती है, उच्च स्तर की ऊर्जा होती है। निम्न स्तर की ऊर्जा होती है लालच की ऊर्जा, निम्न स्तर की ऊर्जा होती है वासना की ऊर्जा, लस्ट की ऊर्जा। निम्न स्तर की ऊर्जा होती है अज्ञानता की ऊर्जा। निम्न स्तर की ऊर्जा होती है अज्ञानता में जो हम अपनी मान्यताएं बना लेते हैं, जो विचार बना लेते हैं, और उन विचारों से चिपक कर जो अज्ञान तैयार कर लेते हैं, वह निम्न स्तर की ऊर्जा होती है। उच्च स्तर की ऊर्जा क्या होती है? उच्च स्तर की ऊर्जा होती है कि जब हम सही विचार कर पाते हैं, उच्चतम विचार कर पाते हैं, उच्चतम भाव कर पाते हैं,
पर उससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी। अब रिश्तों में हमें बड़ी मान्यताएं थमा दी जाती हैं। सबसे पहली मान्यता जो हमें मिलती है, जैसे ही हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो सबसे पहले बच्चा देखता है, अच्छा ये मेरे आसपास हैं काफी सारे चेहरे, तो कुछ चेहरे उसे बार 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 दिखाए जाते हैं और कहा जाता है ये चेहरा इसको माँ बोलो, यह चेहरा इसको पिता बोलो। तो क्या होता है, वो एक इमेज कैप्चर करता है, अपनी मेमोरी में डालता है और उसके साथ माँ एक इमेज कैप्चर करता है, अपनी मेमोरी में डालता है, उसके साथ डालता है पिता। तो ऐसे ही मतलब हम जब पैदा हुए तो इस तरह से चेहरे दिखा दिखा के या बोल बोल के क्या कर दिया जाता है, हमारी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। हमें कंडीशन कर दिया जाता है। हम पूछते हैं माँ बाप, तो जो बायोलॉजिकल माँ बाप हैं, आप समझिए बायोलॉजिकल माँ बाप और असली माँ बाप में फर्क होता है। एक माँ बाप जो ड्यू टू बायोलॉजी हैं, क्योंकि एक औरत का शरीर एक मर्द का शरीर, उनमें वो ड्यू टू फेवरेबल सर्कमस्टांसेस और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएटेड हैं, वो आए साथ में। और क्या हुआ कि स्पर्म और ओवम मिले, यानी अंडाणु और शुक्राणु मिले, तो एक जायगोट तैयार होता है, एक इंसान का बीज तैयार होता है, और जिसको बच्चेदानी में यूटेरस में सही एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बीज फलित होने लगता है। उस बीज को फलने फूलने में 8 से 9 महीने लगते हैं। उसके बाद वो बाहर आ जाता है और फिर बाहर उसकी ग्रोथ होती जाती है। पर समझने वाली बात क्या है, क्या ग्रोथ वो बायोलॉजिकल मदर कर रही है? क्या ग्रोथ वो बायोलॉजिकल फादर कर रहा है? वो तो सिर्फ एक कैरियर बने, इंस्ट्रूमेंट बने, है ना, कि एक बीज फॉर्म हो। क्योंकि आप बताइए, क्या वो हवा पैदा कर रहे हैं, क्या वो पानी पैदा कर रहे हैं? क्योंकि इंसान के बीज को हवा चाहिए, चाहे वो गर्भ में है या बाहर है, उसको पानी चाहिए, उसको अनाज सब्जियां चाहिए, उसको सूरज की रोशनी चाहिए। तो क्या ये जिनको हम कहते हैं कि मेरे माँ बाप हैं, द सो कॉल्ड बायोलॉजिकल पेरेंट्स, क्या ये दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। तो जब हम सोचते हैं और ध्यान से समझते हैं तो असली माँ कौन है? असली माँ प्रकृति है। असली माँ कुदरत की शक्ति है। क्योंकि ये पानी, हवा, जो भी खाना पीना हम खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, प्राण शक्ति इसी से चल रही है ना, सूरज की रोशनी से ही चल रही है। अब ये जो इंसान का बीज है, ये कैसा होगा, है ना? अब ये कौन डिसाइड करता है? ये इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर। किसी ने अभी लिखा ऑल एनर्जी इज कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम सोल। देखिए, मुझे नहीं पता आप कौन हैं और मुझे नहीं पता कि आप कहां से प्रोग्रामिंग करा रहे हैं, पर यह स्टेटमेंट गलत है। ये मेरी आंखों के सामने आ गई तो मेरा बताना बनता है, ठीक है? क्योंकि मैं
बहुत लोग आते हैं स्पिरिचुअल लेवल पर भी। इतनी गलत गलत कंडीशनिंग है लोगों की, जिसके कारण वो अपना नुकसान तो करते ही हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। ठीक, चलिए अब हमने समझा कि रिश्ता ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो और किसी का भी, सबका। इटर्नल फादर और मदर क्या है? इटर्नल फादर है कुदरत का कानून, और असली मां कौन है? कुदरत की शक्ति। क्योंकि कुदरत के कानून के हिसाब से ही आपके मन को आकार मिलता है, आपके ये जिसको हम तन कहते हैं उसको आकार बनावट मिलती है। और वह कौन देता है? वह कुदरत की शक्ति देती है। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जब उसकी कंडीशनिंग शुरू कर दी जाती है, तो उस बेचारे को तो सच से दूर कर दिया जाता है। क्योंकि सबसे पहली कंडीशनिंग तो यही डाल दी जाती है कि देखो ये चेहरा तुम्हारी माँ है, ये चेहरा तुम्हारा पिता है, और फिर उसको उसका चेहरा दिखा दिखा के क्या कि तुम टिंकू हो, तुम मिंकू हो, तुम सोनू हो, तुम मोनू हो, और वो मान लेता है। और वो मान लेता है, इसे मतलब है कि चेतना मान लेती है। क्यों? क्योंकि अब उसको तो दिख रही है खाली देह, शरीर, बाकी तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, बाकी वो जान नहीं पा रहा, और उसके लिए ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया गया। अब क्या होता है कि अब उसका रिश्ता सच्चाई से टूट गया, और चेतना में, इंसानी चेतना में पहले 7 साल जो डाल दो वो वैसे ही जिएगा। अब जैसे जैसे वह सत्य से दूर होता जाता है, तो उसका रिश्ता बिगड़ता जाता है अपने साथ। क्योंकि अब चेतना को में पूरा देह भाव है, चेतना तो भूल ही गई ना कि मेरी असलियत क्या है। चलाने वाला चेतना को कुदरत का कानून है, आकार देने वाला कुदरत का कानून है, प्राण शक्ति को गति देने वाली, दिशा देने वाली कौन है? कुदरत का कानून है। अब जब वह भूल जाता है तो वह शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, और उसका रिश्ता अपने आप से बिगड़ जाता है। जब रिश्ता अपने आप से बिगड़ गया तो फिर किसी के साथ भी ठीक नहीं रह पाएगा। हमारा रिश्ता जब अपने आप से सही नहीं है, तो हमारा रिश्ता किसी और से सही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने आप से सही करना है। तो आजकल ये जो जमाना है इंस्टाग्राम पे चल रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हो आई लव माई सेल्फ, आई केयर अबाउट माई सेल्फ। तो मैं घूमने फिरने जाती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, एंड दिस इज सेल्फ लव। अपने शरीर को साफ सुथरा रखना बहुत अच्छी बात है, अच्छी किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अगर हम कुछ बेहतर होने के लिए, सच्चाई को सीखने के लिए घूमने फिरने भी जाते हैं तो अच्छी बात है, पर घूमने फिरने जाते हैं तो वो, क्योंकि घूमने फिरने के नाम पर लोगों को जब आते हैं वो हमारे पास, हम उनकी थेरेपी करते हैं, तो लोग घूमने फिरने जाते हैं किसके लिए? डोपामिन के लिए, डोपामिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो क्या है? एक तरह का नशा है।
और नशा कोई भी अच्छा नहीं होता। वो घूमने फिरने जाएंगे कहीं पे भी, ये छुट्टियां हो जाएंगी वीकेंड में तो कहीं पे भी चले गए, या घूमने फिरने के नाम पर किसी रिश्तेदार के घर में जाकर बैठ जाएंगे, है ना, अगले को तकलीफ देने के लिए। तो ये घूमना फिरना नहीं होता। हाँ, अपने आप को सत्य के प्रति ग्रहणशील करने के लिए, सत्य को सीखने के लिए जो किया जाता है, सही घूमना फिरना वही है। और संतों ने ऐसे ही घूमने फिरने की सही श्रेणी में रखा है। पर ये इधर उधर है ना, लोगों को तंग करने के लिए जो हम घूमते हैं, या क्लाइमेट को खराब करने के लिए जो हम घूमते हैं, भोक्ता अपनी जो भोगने की वृत्ति है, कंज्यूम करने की वृत्ति है, उसको बढ़ाने के लिए घूमते हैं, वे घूमना फिरना नहीं है। तो इसमें ये मैं कंज्यूम करने की वृत्ति को भी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप्स क्या हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान, पर हम तो रिलेशनशिप भोगने के लिए बनाते हैं। हमें लोग, मैं देखती हूं कि वो क्लाइमेट का सत्यानाश कर रहे हैं, यानी मां प्रकृति जो दे रही है उसका सत्यानाश कर रहे हैं। और वो कहेंगे कि नहीं जी, हम तो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए किया। हाँ, हम अपने माता पिता को घुमा रहे हैं। तो घुमाने के ही नाम पर तुम क्या करोगे? तुम उनको गाड़ी में घुमाते हो, तुम उनको एरोप्लेन्स में घुमा रहे हो, और पैसे खर्च करके उनको चीजें लेके दे रहे हो जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती। अब ये जो घुमाना है, ये अगर सड़कों पे घूमना है, तो ये सड़कें कैसे आई हैं? ये असली माँ को खराब करके आई हैं, माँ प्रकृति को खराब करके आई हैं। पता नहीं कितने जंगल कटे हैं, पता नहीं कितनी हिंसा हुई है, पता नहीं कितने पशु पक्षी जीव जंतु बेघर हुए हैं, तो ये सड़कें आई। फिर तुम उस पे जो मोटर गाड़ी दौड़ा रहे हो, उस मोटर गाड़ी की बॉडी, ईच एंड एवरी पार्ट, वो कहाँ से आया है? वो माँ प्रकृति से आया है। उसको चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल बिजली है, वो कहाँ से आ रही है? माँ प्रकृति से आ रही है। या घुमाने फिराने के नाम पर अगर कहते हो कि हाँ जी हमने तो प्लेन में घुमाना है, तो वो प्लेन की बॉडी कहाँ से आई है? और वो प्लेन जो इतना रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, इतना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, सत्यानाश किसका हो रहा है? असली मां का, मां प्रकृति का। ये सेवा नहीं है मां बाप की। और ऐसी सेवा जो ले रहे हैं, ये तो भोगने की वृत्ति है भाई। ये तो भोगने की वृत्ति का आप ट्रांसफर कर रहे हो, जेनेटिक ट्रांसफर। तो रिश्ते हमारे आजकल क्या है? भोगने के लिए। हमारा रिश्ता, असली रिश्ता जो है, वह कुदरत के कानून के साथ है। असली रिश्ता मां प्रकृति के साथ है। और इस रिश्ते को निभा के किसने दिखाया? फिलहाल अगर इंडिया में उस मां प्रकृति का बेटा, जो अभी 21 दिन का उनका फास्ट कंप्लीट हुआ है, सोनम वांगचुक, जो समझ रहे हैं हमने अपनी मां की क्या हालत कर दी। हमने अपनी मां का रेप कर दिया, जो असली मां है। यू अंडरस्टैंड? मां प्रकृति जिसके साथ हमारा रिश्ता है, जिसने हमें खाना है, पिलाना है,
वहां पे हम भोक्तावादी हो रहे हैं एंड वी टॉक अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड ऑल नॉनसेंस। परिवार का हमें मतलब क्लियर नहीं है। आज हमारी ये भोगने की, क्योंकि आप समझ रहे हो जो परिवार भी बन रहे हैं वो भोगने के लिए बन रहे हैं। औरत मर्द के शरीर को भोगना चाहती है, मर्द औरत के शरीर को भोगना चाहता है। भोग रहे हैं तो बच्चे आ जाते हैं और फिर उससे क्या होता है कि उनका भोगना और बढ़ता है। अब उनको घर चाहिए, अब उनको गाड़ी चाहिए। क्या करते हैं वो घर कहां से आ जाएगा? उस घर के लिए जमीन चाहिए, वो कहां से आ जाएगी? जंगल कटते हैं, कितने जीव जंतु, पेड़ पौधे हमने नष्ट कर दिए। अपनी मां का रेप कर दिया हमने। जोशीमठ में जो हुआ आज से 10 साल पहले 2013 में, जब इधर केदारनाथ में जो हुआ और सुनामी जब आया, एक के बाद एक इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज द रियल प्रॉब्लम। वो 21 दिन से सोनम वांगचुक जैसे इंसान, आदरणीय इंसान, जो वाकई में इंसान कहने लायक हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समझ इंसान वाली है। वो अपने असली माँ बाप को पहचानते हैं। असली पिता कुदरत का कानून, असली माता मां प्रकृति, उन्हीं की गोद में वो बैठे हैं। 21 दिन का उनका फास्ट कंप्लीट हो चुका, बट किसके लिए? हम जैसों के लिए, कि हम जागें, अपनी मां का रेप करना बंद करें। हम जागें अपने असली रिश्ते के प्रति। बाकी रिश्ते तो तभी बचेंगे ना, अगर आपका असली रिश्ता बचेगा तभी आपके बाकी रिश्ते बचेंगे ना। क्योंकि बाकी रिश्ते तो आपको शरीर के लिए चाहिए, और इस शरीर के लिए आपको अपने असली माता पिता चाहिए, कुदरत का कानून, कुदरत के कानून की असली समझ चाहिए, होश चाहिए, मां प्रकृति चाहिए। हवा मां प्रकृति देती है, साफ पानी मां प्रकृति देती है, सूर्य की रोशनी मां प्रकृति देती है, अनाज मां प्रकृति देती है, फल मां प्रकृति देती है। आप मुझे बताइए कौन सा रिश्ता देता है ये? कौन? वो कैरियर्स हैं जो हम तक मां प्रकृति ने जो हमारे लिए, हमारे पोषण के लिए तैयार किया, हम तक पहुंचा देते हैं। हाँ, हमारे दिल में उनके प्रति धन्यवाद होना चाहिए, पर असली मां को पहचानो पहले, अपना वहां रिश्ता ठीक करो। हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम अभी भी नहीं जागे तो हम कौन से रिश्तों को बचाने की बात कर रहे हैं? कौन सा रिश्ता बचेगा? पहले तो आपको किसी भी रिश्ते के लिए खुद बचना होगा ना। अगर आपको साफ पानी नहीं मिलता, साफ हवा नहीं मिलती, क्लाइमेट चेंज होता है, तो चीजें पैदा भी नहीं होंगी भाई, चीजें पैदा भी नहीं होंगी। इस पर सोनम वांगचुक कितने सालों से, उन्होंने 10 साल पहले भी अनशन किया था, बोल रहे हैं। जाके सोनम वांगचुक की वीडियोस देखिए। इस पर जो रिपोर्ट आई, तैयार की गई है ध्रुव राठी द्वारा, यूट्यूब पे वो देखिए। यूट्यूब पे वो खाली डांस वगैरह या और जो बकवास चीजें आती हैं, उनको बंद करके कुछ समय के लिए सच्चाई देखिए, अपने इस रिश्ते को सुधारिए। ये रिश्ता सुधरेगा, बचेगा, तो बाकी रिश्ते बचेंगे।
समझ रहे हैं आप? इसी को कहते हैं जागना, इसी को कहते हैं जागरण। हम परिवार की बात करते हैं, पर हम परिवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। अब ये परिवार की फाउंडेशन क्या है? असुरक्षा का भाव, असुरक्षा का भाव, लालच का भाव, देह भाव। इन तो नियत जैसी होगी, फल तो वैसे ही आएगा ना। तो अब समझिए, फर्स्ट स्टेप सेल्फ लव और सेल्फ केयर का ये है ना, रील्स में ड्रामेबाजी नहीं होती, नाचना गाना मेकअप करके दिखाना या है ना तैयार, गेट रेडी विद मी टाइप ऑफ थिंग्स। ये नहीं होता सेल्फ लव, ये नहीं होता सेल्फ केयर। घूमना फिरना सेल्फ लव सेल्फ केयर नहीं होता। सेल्फ लव सेल्फ केयर सच्चाई से शुरू होता है। अपना अपने साथ रिश्ता सुधारना। तो सबसे पहले मुझे पता तो हो मैं कौन हूं। मेरे असली माता पिता कौन है? बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ओके, थ्रू देम द रियल पेरेंट्स ने आपको शरीर दिया, कुदरत के कानून ने आपको शरीर दिया, प्राण शक्ति ने वह ऊर्जा दी। तो सबसे पहले अपने साथ रिश्ता ठीक करें, अपनी नीयत ठीक करें। जिस भी रिश्ते के पीछे असुरक्षा का भाव है, देह भाव है, लालच का भाव है, उस रिश्ते की आउटपुट कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो बबुआ। अगर बबूल का पेड़ तुमने बोया है तो आम कैसे आ जाएंगे? असुरक्षा का भाव रखते हुए, देह भाव में रहते हुए, लालच भाव में रहते हुए, भोक्ता भाव में रहते हुए रिश्ते बनाओगे तो भोगोगे। तब अब जैसे मुझे ये सवाल आ जाता है, अक्सर आ जाता है, आप बताओ कि हम भोगते हैं, प्रूव करो। अरे your so-called happy birthdays, your so-called happy anniversaries, what are they? They are a poor joke. जिसका तुम्हें कंडीशन कर दिया गया। ये तुम्हारे भोक्तावादी होने की निशानी। तो ये जो सवाल है, अभी हमने सिर्फ इसके एक टुकड़े को समझा है कि परिवार के पीछे की जो असली समझ है, समझो। हाउ दिस फैमिली यूनिट केम इनटू एग्जिस्टेंस। परिवार के पीछे की जो नियत है, समझो। परिवार के नाम पर जो गलत कंडीशनिंग करवा बैठे हो, उसको समझो। सत्य में जागो, अपने साथ रिश्ता सुधारो। और जब अपनी बात हो रही है तो अपनी बात से मतलब है चेतना, चेतना की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। कॉन्शियसनेस जो इस तन मन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करती है, जो इस तन मन को चलाती है।
अज्ञान और अज्ञानता में जो भी हमारे दिमाग में ठूसा जाता है वो इस चेतना को सुला देता है, और फिर जो हम दिमाग में ठूस दिया हम वही पक 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 करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि रिश्तों पे हमें बहुत सवाल आए हैं और कम से कम हमें 5-6 सेशंस लगेंगे। तो आज का ये जो सेशन है वो फाउंडेशन सेशन है, जिसमें हम समझें, रिश्ते का मतलब समझें और समझें कि मेरा मेरे साथ रिश्ता से है कि पहले मैं अपने आप को जानूं, मैं चेतना हूं, है ना, जो इस तन मन के माध्यम से अपने आप को जानती है। मेरे असली माता पिता, असली पिता कुदरत का कानून, असली माता कुदरत की शक्ति है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स के माध्यम से उन्होंने मेरे लिए शरीर तैयार किया, पर सारे संसाधन तो वही दे रहे हैं, सारे संसाधन तो असली माता पिता दे रहे हैं। हाँ, वो संसाधन हम तक पहुंचाने में कुछ लोग निमित्त बन जाते हैं, कैरियर्स बन जाते हैं, बट आ कहां से रहा है, दे कौन रहा है? तो सबसे पहले हमें अपने साथ रिश्ता समझना है, वहीं से सेल्फ लव, सेल्फ केयर शुरू होती है और वहीं से सब सुलझना शुरू होगा, क्योंकि गड़बड़ वहीं से हुई है ना, गड़बड़ वहीं से हुई है। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है, फिर हमें समझ में आ जाता है, जैसे जैसे हम सत्य को जानते जाते हैं तो हमारे संपर्क में कोई भी आता है तो हम समझ पाते हैं कि इस समय इस बंदे की चेतना कहाँ फंसी हुई है, कहाँ उलझी हुई है, किस अज्ञान में उलझी हुई है, किस कंडीशनिंग में उलझी हुई है, किन मान्यताओं में उलझी हुई है। हम समझ पाते हैं उसकी बातों से कि क्या हम इसकी कोई मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम सत्य में हैं तभी हम समझ पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमें जब समझ में आता है कि नहीं कर सकते मदद, तो हम शांत रहते हैं। अगर हमें समझ में आता है कि मदद कर सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम करते हैं। क्योंकि देखो, मेरे बस में क्या है, मेरे बस में है ऊर्जा देना, भाव, विचार, वाणी, क्रिया के स्तर पर। अगर मैं अज्ञानता में हूं, कुदरत के कानून की समझ नहीं है, तो जो भी ऊर्जा दी जाएगी, जो भी ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाएगा, वो सही होगा ही नहीं। जब मुझे सही नॉलेज ही नहीं है, जब मुझे पता ही नहीं है कि ये ऊर्जा आ कहां से रही है और कैसे प्रयोग करना है, तो फिर गड़बड़ी होगी। तो सबसे पहले अपने साथ रिश्ता सुधारना है, अपने असली माता पिता के साथ रिश्ता सुदृढ़ करना है। असली पिता कुदरत का कानून, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो कुदरत के कानून के हिसाब से ही हो रहा है। कुदरत के कानून की जब पालना होती है तो हमारे जीवन में खिलावट आती है, क्योंकि तब जब कुदरत के कानून की पालना होगी तभी हम कुदरत की शक्ति का सही प्रयोग करेंगे। जब कुदरत के कानून की उल्लंघना करेंगे तो कुदरत की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, तो फिर हमारे जीवन में आते हैं बंधन। और कुदरत के कानून की उल्लंघना का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता होती है। वो अज्ञानता जो बस बच्चा आया नहीं गर्भ से बाहर, जो उसमें ठूस दी जाती, मान्यताएं, और 7 साल तक जो डाल दिया, फिर बच्चा, बहुत ऊर्जा लगती है इन मान्यताओं
से निकलने में, तोड़ने में। अपने 16 साल के एक्सपीरियंस से कह रही हूं। पर जो ईमानदार है वो ये कर लेता है। अब ऐसे ईमानदार लोग कौन हुए? ऐसे ईमानदार लोग गौतम बुद्ध, संत कबीर, बाबा नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, सोनम वांगचुक, एक रिक्वेस्ट आई है, चलिए एक्सेप्ट करके देखते हैं, अदरवाइज हम इसके बाद अपना आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो हम आज के अपने सेशन पे यही विराम लगाते हैं। तो हमने आज के सेशन में क्या समझा? हमने आज के सेशन में समझा कि ये जो जिसको हम परिवार कहते हैं, फैमिली कहते हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन कुछ अपने आप प्रकट नहीं हो गया। ये मनुष्य के इवोल्यूशन प्रोसेस का हिस्सा है। और ये जो परिवार हमें दिखते हैं, इनके पीछे की इंटेंशन ज्यादातर देह भाव, सुरक्षा भाव, लालच का भाव, अहंकार का भाव है। हमने समझा कि सबसे पहले रिश्ता अपने साथ सुधारना है। तो समझें कि मेरे जो असली माता पिता हैं वे कौन हैं? कुदरत का कानून और कुदरत की शक्ति। अगर मैं अपने माता पिता, हम कहते हैं ना अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है, तो यानी कुदरत के कानून की रजा में रहता हूं, कुदरत के कानून की पालना करता हूं, तो जीवन में खिलावट आती है। और अगर अपने असली माता पिता की निरादरी करते हैं, यानी कुदरत के कानून की उल्लंघना करते हैं, तो जीवन में बंधन आते हैं। और हमारे जीवन में बंधन आ रहे हैं क्योंकि हम अपने असली माता पिता का निरादर कर रहे हैं। दैट इज वाई क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। और इस टाइम पे जैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस लेवल पे हो रहा है, हम बहुत तेजी से अपने विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो परिवार की यूनिट हमने अपने भोक्ता भाव में बनाई है ना, मतलब हो सकता है कि हमारी पीढ़ी ऐसी हो कि इसकी तबाही विनाश होते हम देखें। लोगों ने देखा भी। अभी जो क्लाइमेट चेंज के कारण जोशीमठ में हुआ, 10 साल पहले केदारनाथ में हुआ, सुनामी के वक्त हुआ, या जो बाढ़ आ रही है, जो सूखा पड़ रहा है, जो बादल फट रहे हैं, तो अपने साथ रिश्ता सुधारें, अपने माँ बाप के साथ रिश्ता सही करें, अपनी माँ, असली माँ प्रकृति की शरण में जाएं, उसकी इज्जत करें, भोक्ता भाव से बाहर निकलें। बिकॉज हमारा भोक्ता भाव हमारी असली माँ को बहुत कष्ट दे रहा है। हम उससे ले सब कुछ रहे हैं। आपके घर में एक भी ऐसी चीज नहीं है, आपके इस टाइम बदन पे एक भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी और ने दी है, वो माँ प्रकृति से आई है। तो सबसे पहले इस रिश्ते को सुधारें। और मेरी आप सब से यही प्रार्थना है कि क्लाइमेट चेंज इज द वेरी सीरियस प्रॉब्लम राइट नाउ बिफोर अस। कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यह इस वक्त हमारे लिए सबसे गंभीर समस्या है। यह सबसे पहली समस्या है। इसको हल्के में ना लें। और इससे अवेलेबल जो भी डाटा है वो जाकर इंटरनेट पर देखें। सोनम वांगचुक की वीडियोस को सुने, ध्यान से सुने वो जो बोल रहे हैं। ध्रुव राठी ने जो इस पे रिपोर्ट डाली है वह भी सुने। आचार्य प्रशांत ने जो इस पे डाला है आप उसको भी सुने। और एक
और यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कवर किया है इसको। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट मैं स्टोरी में डाल दूंगी, उनको भी सुने। ये हमारे रिश्ते तभी बचने हैं अगर हमारी असली माँ बचेगी, देना तो उसी ने है। हम उसको लूट के खाए जा रहे हैं, खा चुके हैं। तो यहीं पर आज के सेशन को विराम लगाते हैं। रिश्तों पर हमारा सेशन होगा नेक्स्ट। धन्यवाद।